तो देखो मैं क्या बता रहा था, ये हमारा जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, है ना। न्यूक्लियस के जनरली दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस इन्वेलप और एक होता है क्रोमाटिन मटेरियल, ठीक है। दो इसके पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के। जैसे ध्यान देना, मेरी बात बता रहा हूं, जैसे ये सेल का पूरा मेम्ब्रेन है, वैसे प्लाज्मा का भी दो मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, हेडक्वार्टर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसका सिक्योरिटी ज्यादा होना चाहिए। इसके दो लेयर का होता है ये, है ना, ड्यूल लेयर का होता है, दो लेयर इसमें होते हैं। मैंने एक ही बना रखा है, लेकिन तुम लोग समझ लो एक ऐसा और एक लेयर होता है, ठीक है। ये होते हैं, और इसमें ना छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तुम लोग को पता होगा छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। छोटे छोटे छेद इसलिए होते हैं क्योंकि यहां का कोई मटेरियल इसके अंदर जाए, यहां का कोई मटेरियल इसके अंदर जाए, लेकिन ऐसे ही नहीं जाएगा, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो अंदर जाएगा, ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता। बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। एक है न्यूक्लियस इन्वेलप और एक क्या है, क्रोमाटिन मटेरियल। समझ में आया? हाँ हाँ, मैं बस लिख दूंगा। तो समझ में आया, ये अंदर वाला जो पार्ट है, यहाँ ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर का मतलब छोटे छोटे छेद जो है ना, जहां से मटेरियल क्या होता है, साइटोप्लाज्म से कहा जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। और ये जो पार्ट है ना, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये एक ऐसा पार्ट है जो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। मैं एक का एग्जांपल दिया था कि एग का जो योक होता है, क्या साइटोप्लाज्म वो व्हाइट वाले में क्या मिक्स हो जाता है, नहीं। मिक्स कब होता है, जब हम चाकू से उसको ऊपर का लेयर यानी ये वाला काट देते हैं। जैसे ही काटते हैं तो उसके अंदर का जितना भी लिक्विड है वो बहकर व्हाइट में मिल जाता है। समझ में आ रही मेरी बात। लेकिन जैसे तोड़ के अंदर डालो, देखना येलो का अलग ही रहेगा और व्हाइट वाला अलग ही रहेगा। लेकिन जैसे उसमें चाकू मार दोगे या कुछ भी मार दोगे तो वो अंदर का जितना भी लिक्विड मटेरियल है वो व्हाइट वाले में आके क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर जो लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। जैसे यहां पे जो लिक्विड मटेरियल है उसको हम लोग साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा मतलब लिक्विड। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा। बात समझ में आ रहा है, जो लिक्विड मटेरियल है। क्लियर है। मारने का, वो पहले तो न्यूक्लियस को ना पता होगा, तब ना वो तुमको तुम्हारे ब्रेन को देगा अल्टीमेटली। हाँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे बॉडी में तुम्हारे सोच से भी तेज बहुत काम करता है हमारा ब्रेन। सब कुछ जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा तेज। अच्छा, इसके बीच में जो मेन पार्ट है ना ये वाला, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। बात समझ में आ रहा है। और यहां पर ना ऐसा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमाटिन। क्रोमाटिन, हाँ यू क्या, क्रोमाटिन क्या होता है मैं बताता हूं, ध्यान दो। ये देखा दो, ये जो न्यूक्लियोलस है, ध्यान दो, मैं बात को ध्यान से समझना क्या हो रहा है। हम लोग पूरे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं बीच में, ठीक है। ये पूरा न्यूक्लियस का पहले कंपोनेंट समझ गए, पार्ट समझ गए, पार्ट समझ में आ गया ना, कौन सा पार्ट क्या होता है नहीं होता है। अब ध्यान देना, ये जो बीच में न्यूक्लियोलस है इसका काम क्या है, ध्यान देना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये बनाता है रिबोसोम्स। पे इसको ये क्या बनाता है, रिबोसोम्स बनाता है ना, राइबोसोम्स भी बोल सकते हो। तो रिबोसोम्स बनाता है। ये रिबोसोम्स क्या है, ये रिबोसोम्स एक तरह का एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन बनाने में मदद करता है। क्या बनाता है ये, प्रोटीन। यानी इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस नहीं होगा तो रिबोसोम्स नहीं होगा, और रिबोसोम्स नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो एग्जाम में पूछता है कि बताओ कि प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, रिबोसोम्स या राइबोसोम्स बोलो। लेकिन ये कहां पर मेक होता है, बनता कहां है, तो ओवरऑल बोल सकते हैं न्यूक्लियस। लेकिन अगर कोई प्रिसाइज पूछेगा कि एकदम एग्जैक्ट जगह बताओ तो बोल देना न्यूक्लियोलस। देखो इसका कितना इंपॉर्टेंट काम है, समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोलस का कितना इंपॉर्टेंट काम है, समझ में आ गया। न्यूक्लियोलस क्या करता है, रिबोसोम्स बनाता है, और रिबोसोम्स ही हम लोग को प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है, फॉर्मेशन करने में मदद करता है, फैक्ट्री है वो एक तरह का।
क्रोमाटिन क्या है, ध्यान देना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जब सिर्फ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अनकोगुलेटेड होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घुमा रहता है, तो उसको तुम लोग क्रोमाटिन बोल देते हैं। लेकिन जब ये सेल के अंदर जो ब्रेन है वो सोचता है कि अब हम अकेले रह के ठीक नहीं है, अब हम लोग को अपना तादाद बढ़ाना चाहिए, यानी अब हम लोग एक सेल से 2 सेल होना चाहते हैं, यानी अब ये सेल अपने आप को बढ़ाना चाहता है, तब क्रोमाटिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्रोमाटिन ही, ये क्रोमाटिन जो अंदर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, यही अपने आप को और ज्यादा डेवलप करता है, और यही क्रोमाटिन डेवलप हो जाता है, ये डेवलप हो जाता है और बना लेता है क्रोमोसोम्स। क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स। यही क्रोमोसोम्स बनाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, सारी बात समझ में आने लगेगी। क्या सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, जब तक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था तब तक तुम लोग क्रोमाटिन बोले उसको, तब तक वो क्रोमाटिन था। लेकिन जैसे ही सेल अपने आप को डिवाइड करने लगा, यानी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब काम बढ़ रहा है, तो काम जब डिवाइड होगा ना, तभी ये क्रोमोसोम्स अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसमें? क्रोमोसोम, सॉरी, क्रोमाटिन किसमें कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम समझ लो, वो भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। ये नॉर्मल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये नॉर्मली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ज्यादा जब स्पेशलाइज्ड हो जाता है तब बना लेता है क्रोमोसोम्स। मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे सेल के अंदर की बात कर रहा हूं, तो ऐसा ऐसा ना, ऐसा 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 पूरा, ऐसा ऐसा पूरा बंधा हुआ रहता है। अगर ऐसा ऐसा पूरा बंधा हुआ है सेल के अंदर, पूरा बंधा हुआ, मतलब एक रस्सी पूरा अगर आपस में ही इधर उधर घुमा हुआ है, तो समझ लो कि ये क्या है? क्रोमाटिन है। लेकिन जब सेल को पता चला कि हम अपने आप को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना, तो इसका रोल बढ़ जाता है, और ये लोग ना और ज्यादा स्पेशलाइज्ड होने लग जाते हैं, और यही लोग अपने आप को ऐसा मेक कर लेते हैं। अगर जूम करके देखोगे ना, ऐसे ऐसे, हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो? सर एक बार पिक्चर को फिर से डिस्क्राइब कर दीजिए। पिक्चर को रिपीट। यस सर। ठीक है, देखो मैं यही बता रहा था कि ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का बाहर वाला जो बाउंड्री है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माइक ऑफ कर लो। हाँ, ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर। पोर का मतलब होता है छोटे छोटे छेद। छोटे छोटे छेद क्यों? सिंपल सी बात है, छोटे छोटे छेद नहीं होंगे तो इंफॉर्मेशन या और भी पार्टिकल या फूड पार्टिकल या और भी बहुत सारे पार्टिकल अंदर आएंगे कैसे? ठीक है, तो उसको न्यूक्लियोपोर बोल दिए। अच्छा, उसके अंदर ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है पूरा, जो इस तरीके से मेक किए हुए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमाटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन। और जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका वर्किंग देख रहे हैं कि न्यूक्लियोलस जो होता है ना, वो रिबोसोम्स को बनाता है। रिबोसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या चीज के लिए? क्योंकि उसका एक काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का मेकिंग करना, इसलिए उसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात इसका हो गया। क्रोमाटिन की बात कर रहे थे, तो क्रोमाटिन जिस तरीके से कोगुलेटेड होता है, पूरी तरीके से सब बंधा हुआ रहता है, लेकिन यही आपस में और ज्यादा स्पेशलाइज हो जाएगा ना, तो वो इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, है ना, इस तरीके से दिखाने लगेगा। और इसके अंदर और जूम करके देखेंगे ना, तो वो ऐसा ऐसा हम लोगों को दिखाई देने लगेगा। इसलिए बायो वाले सेल में, बायो का कोई भी बुक होता है ना, तो जनरली ये फिगर दिखाई देता है। नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जहां भी पढ़ोगे ना तो तुमको ये दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है? क्या? यही तो क्रोमाटिन ही, जब ध्यान देना, जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है, ध्यान दो, जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है, उस समय जो क्रोमाटिन ही है वही कन्वर्ट हो गया किसमें? क्रोमोसोम्स में। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये क्रोमोसोम्स कब बना? जब ये पहले क्रोमाटिन था। क्रोमाटिन मतलब पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिर वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ज्यादा डेवलप हुआ और कुछ ऐसा बनने लगा। जूम करके देखोगे तो ऐसा दिखने लगेगा। इसको इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, इसको बोलते हैं क्रोमाटिन, और इसके अंदर ये होता है डीएनए। इसके अंदर होता है क्या? यानी क्रोमोसोम्स के अंदर, ध्यान देना, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन। ध्यान देना, जीन, जीन्स नहीं, ध्यान दो, मेरी बात को समझो, मेरी बात को। क्या? हाँ, देखो ध्यान देना,
क्रोमाटिन ही अपने आप को कन्वर्ट करता है और ज्यादा स्पेशलाइज हो जाता है तो बन जाता है क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स ऐसा दिखाई देता है ना। अगर हम लोग एक एनिमल में बात करें, ह्यूमन में बात किया जाए तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर पेयर की बात करें तो कितने होते हैं? 23 पेयर। मैं तुम लोग को बताया था इसमें दो भाग में होते हैं। 22 को ऑटोसोम्स बोलते हैं और एक को सेक्स सेल बोलते हैं। ठीक है, एक को सेक्स सेल बोलते हैं। यही डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की, और ये डिसाइड होगा कि कितना क्या फीचर्स है, कैसा दिखाई देगा, कितना लंबा जाएगा, कितना नाटा होगा, क्या कलर होगा बाल का, आंख का, और बाकी सिस्टम ये वो यही डिसाइड करेगा। हाँ बोलो। हाँ बता रहे हैं। तो देखो ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है ना। और ये डीएनए क्या है? ये डीएनए यानी क्रोमोसोम्स जो होता है ना, डीएनए यानी डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, एक तरह का एसिड है और प्रोटीन से मिलकर के बना है। यहां भी क्या आ रहा है? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कौन देगा? ये प्रोटीन रिबोसोम्स देगा, है ना। ये राइबोसोम्स वहां पर दे रहा है उसको प्रोटीन। ये दोनों मिलकर के इसके अंदर होता है एक कोडिंग, यानी डीएनए के अंदर एक कोड होता है। कोड को बोलते हैं जीन। ये बोलते हैं जीन। समझ में आया? इसको बोलते हैं जीन। अब यही जीन एक बॉडी से दूसरे के बॉडी में जाएगा। यही जीन, जैसे मान लो कि पापा का जीन था इसके अंदर, ये या मम्मी का जीन था, वो तो इस क्रोमाटिन के अंदर है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये जीन यहां से निकलकर अगर उस बेबी पे चला गया, है ना, तो समझ लो कि ये जीन के अंदर जो भी कोडिंग थी, मान लो कि इस जीन के अंदर होगा काला बाल, सपोज दैट इस जीन के अंदर कोडिंग है काला बाल का, तो ये जब बेबी पे जाएगा तो इस बेबी का बाल का कलर क्या हो जाएगा? काला। बात समझ में आ रहा है? यानी असलियत में क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन, तो जीन ही ट्रांसफर होता है। असलियत में बोलेंगे ना डीएनए ट्रांसफर होता है, और डीएनए के अंदर ही क्या होता है? जीन होता है, जिससे हम लोग पता लगा पाते हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म किस परिवार से आ रहा है, उसका जेनरेशन क्या है, वो जीन से पता चल जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जीन से ऑटोमेटिक, क्योंकि ये जीन जो होता है वो किसी भी फैमिली के ग्रुप का ही होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये दिखता कैसा है? छोटा ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाँ सर, कलीम को जानते हैं जिसका बड़ा बड़ा हाथ है? नहीं सर, तो फिर सर मगर समझिए उसका बड़ा बड़ा हाथ है, तो उसका तो किसी में भी नहीं है। वो उसका दादा हाँ। इतना मोटा मोटा हाथ है तो बड़ा एलिफेंटियासिस होगा। हाँ, बहुत लोग का हाथी पांव हो जाता है ना, वैसे उसका हाथी हाथ हो गया। वो एक बीमारी होता है बैक्टीरिया के कारण। हाँ, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ध्यान देना। अभी हम लोग क्या देखें कि ये पूरा न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली दो चीज से बना हुआ है। ठीक है, एक बोल सकते हैं इसके अंदर बेसिकली क्या है? न्यूक्लियोलस है, जिसका काम है रिबोसोम्स को बनाना, और रिबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना। इतनी बात समझ में आ रही? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रोमाटिन। ये क्रोमाटिन तब तक क्रोमाटिन है जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा है। एक बात ध्यान देना, क्रोमोसोम तभी बनता है जब सेल डिवाइड होने वाला है। डिवाइड मतलब 1 से 2 होने वाला है, तब यही क्रोमाटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्रोमोसोम्स कैसे बनता है? उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन दोनों होता है। समझ में आ रहा है? अब ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स नहीं मरता नहीं है, फिर वो दूसरे में फिर क्रोमाटिन आ जाता है, फिर दूसरे में क्रोमाटिन आ गया। हाँ, जो डिवाइड हो गया दोनों में आ जाता है। और ये डीएनए के अंदर होता है जीन। तो अगर कोई पूछेगा जीन किसके अंदर है, तो बोलना डीएनए। डीएनए किसके अंदर है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके अंदर है? तो अंदर नहीं है, वही तो कन्वर्ट हुआ है, अंदर नहीं। हाँ, और न्यूक्लियस सेल के अंदर होगा, सेल तुम्हारे अंदर होगा। समझ में आ गया? तुम इस इंडिया के अंदर होगे, हाँ रूम के अंदर होगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? सादिया, नेहा, ज्योति, समझ में आया? यस सर। नेहा Yes, क्लास sir. 12 की स्टूडेंट है मेरी, हम बाहर में बोलते बोलते आदत हो गया है। चलिए अब मैं थोड़ा सा फंक्शन पढ़ देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स देख लेते हैं। क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है? देखो लिखा हुआ है, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। सिंपल सी बात है,
कि अगर आप पे आपके मम्मी पापा का फीचर्स आया है तो इसका मतलब है, अगर कोई बोल रहा है ना कि आप अपनी मम्मी पे ज्यादा गए हो, या कोई बोल रहा है कि आप पापा पे ज्यादा गए हो, तो समझ लेना कि जो भी बोला जाए कि मम्मी पे ज्यादा गए हो, तो इसका मतलब मम्मी का क्रोमोसोम्स, स्पेशली बोले तो डीएनए, स्पेशली बोले तो जीन आप पे आया है। सिंपल सी बात है, अगर जीन, मम्मी का जीन आप पे आएगा तो मम्मी का फीचर्स दिखाई देगा, पापा का जीन आया तो पापा का जीन दिखाई देगा। ठीक है, दोनों का आता है, लेकिन आधा आधा आता है, पूरा नहीं आता। हाँ ऐसे नहीं, 60% तो हमारा खुद होता है, 40%। अब ये 40 में डिसाइड होता है कि 40 में 20-20 आ रहा है या 10 और 30 आ रहा है। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि लड़का है तो पापा का जीन ज्यादा आएगा, और अगर मम्मी है तो बेटी का जीन उस पे ट्रेवल करेगा। बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आया? अच्छा एक और बात मैं बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि मम्मी पापा, उनके खानदान मतलब उनके दादा दादी से भी आ सकता है। नाना तो नाना नानी से ना मम्मी, समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इनहेरिटेंस जेनेटिक बोलते हैं, मटेरियल है ये। क्योंकि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब जो मम्मी पापा से हम लोग को फ्री फंड में मिला है ना, तो फ्री फंड किसके कारण मिला, इस जीन के कारण। यानी अगर आपकी मम्मी गुस्सा करती है या आपके पापा गुस्सा करते हैं और आप भी गुस्सा करते हैं, ये आपकी गलती नहीं है, ये असलियत में आपके पापा की गलती है, क्योंकि पापा का जीन आप में आ गया। अच्छा पापा भी बोलेंगे कि मेरी गलती कहाँ है, मेरे पापा मतलब जो तुम्हारे दादा है उनकी गलती है। दादा भी बच जाएंगे, बोलेंगे मेरे पापा। तो यानी कोई भी एक दूसरे को नहीं फंसा सकता। क्या? हाँ वही निकालो, उसकी गलती है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इसी के अंदर होता है वाटर मटेरियल, हाफ ऑफ जो मटेरियल होता है ना उसको हम लोग हाइपर मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स होता है उसके अंदर डीएनए होता है, ये सारी बातें बता दिया मैंने। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्म, वो तो सेल ऑर्गेनेल्स है, वो भी पढ़ाएंगे इसके बाद, ये इससे जुड़ा हुआ रहता है। यानी हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ बता दिए। हाँ देखो यहां पर ये सारी बातें बता दिए। न्यूक्लियस का थोड़ा फंक्शन बता देते हैं। पहला फंक्शन क्या है, इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है, यही सारा का सारा कंट्रोल कर रखा है। नेक्स्ट, इट प्लेज अ प्रोसेस बाय द सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल, यही नए सेल को बनाने में मदद करता है। Next, it also play a crucial part along the environment and development of the cell will develop what form। अब जो मैं बात बता रहा हूं ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बोला जाए, ये इतना ज्यादा डेवलप और इतना ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड है कि अभी बॉडी के अंदर है, लेकिन बॉडी के बाहर क्या चल रहा है उसके बारे में भी इसको पता है। हाँ अब ध्यान देना, इसको पता चल जाता है कि हम लोगों को क्या चीज की जरूरत है और क्या चीज जरूरत नहीं है। जिस एग्जांपल मैं बता रहा हूं ध्यान से समझना, मैं वही बता रहा हूं, 10 क्लास पढ़े नहीं है ना इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। जब जबरा था, जबरा ध्यान से समझना, जब जबरा था तो जबरा खाना खाता था घास से, है ना, पेड़ का जो पत्ती होता था उसके आसपास में जो होता था उसको खाता था, मजे से खाता था। लेकिन क्या हुआ, इन्वायरमेंट में ना सारे पेड़ बड़े होने लगे। जैसे पेड़ बड़े होने लगे जबरा को प्रॉब्लम होने लगा, अब बेचारे को कूद कूद के खाना पड़ा। तो कूद कूद के खाना पड़ा तो सेल देख रहा है कि उसका नेक वाला पार्ट ना बहुत ज्यादा काम कर रहा है, नेक वाला पार्ट बहुत ज्यादा काम कर रहा है, किसका, जबरा का। तो जब उसकी प्रोजनी आई, मतलब जबरा का बच्चा आया, तो उसमें ना जब सेल डिवाइड हो रहा था तो ये बोला ना डिवाइड करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में ना नेक के पास करेंगे, नेक वाला ज्यादा डिवाइड करो। ये बाहर की एक्टिविटी को देख लिया कि नेक वाला एक्टिविटी को बाहर ज्यादा करो। अब नेक वाले एक्टिविटी को जब ज्यादा बड़ा करने लगा तो जेब्रा से जिराफ बन गया। वो भी डिपेंड करता है, हाँ जेब्रा से ही जिराफ बना, जैसे बंदर से इंसान बना, कैसे बना, यही बना। हाँ बिल्ली से चीता बना, कैसे बना, ऐसे बना। यानी ये सेल हमारे बॉडी के अंदर है, लेकिन पूरा भाप ले रहा है बाहर की एक्टिविटी को। मैं क्या बोला था तुम लोग को, एक और बात बताया था जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था,
मैं तुम लोग को बोला ना कि हम लोग का डे टू डे का रूटीन बनता है, ये रूटीन बनाता है, यही है जो रूटीन बना रहा होता है। अच्छा 5 बजे ही सो रहा होता है, 6 बजे जगता है, 7 बजे खाना खाता है। अच्छा यानी 7 बजे खाना खाता है, यानी 7 बजे से पहले हमको एनर्जी मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब 7 बजे से पहले जितना भी एक्टिविटी होगा, हमको मेरे पास जो रखा हुआ एनर्जी है वहीं से यूज करना पड़ेगा। 7 बजे के बाद ही हमको कुछ मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा काम तो यही कर रहा है। यानी ये अंदर में है, लेकिन बाहर की एक्टिविटी को ये क्या करता है, पता लगाता है। एक और बात ध्यान देना, कोई राइट हैंडेड होता है, कोई लेफ्ट हैंडेड होता है। ध्यान देना, जो राइट हैंडेड है उसका राइट लेफ्ट से ज्यादा ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन या सेल को पता है कि उसका राइट हैंड सबसे ज्यादा यूज होगा, हर जगह राइट ही यूज करेगा। जब राइट ही यूज करेगा तो क्यों ना उस पर ज्यादा ताकत लगाए हम लेफ्ट के मुकाबले। इसलिए यही डिसाइड करता है, बाहर एनवायरमेंट को देख रहा है कि हर चीज ये राइट से ज्यादा करता है, तो क्यों ना राइट पे हम ज्यादा ताकत लगाएं, यानी राइट को ज्यादा हम ताकत दें। लेफ्ट को देगा, दोनों को भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन 19-20 हाँ, बात समझ में आ रहा है? 19-20 बात समझ में आ रहा है? तो ये सेल ही डिसाइड करता है बाहर के एनवायरमेंट को देख करके कि हमको क्या चीज की ज्यादा जरूरत है। कोई पर्सन जो हमेशा दौड़ते रहता है या लेबर वाला वर्क ज्यादा करता है, तो देखना उसका बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? इसके कारण क्योंकि इसको पता चल जाता है कि ये बार बार हैवी लोड उठाएगा। अब उसको ये नहीं पता कि वो डंबल उठाएगा या ईंटा उठाएगा, लेकिन भारी चीज उठाएगा। इसलिए वो उस पार्ट को, यानी देखा कि भाई उठाया जा रहा है, तो कौन पार्ट ज्यादा यूज हो रहा है? हाथ वाला, है ना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाला। इसलिए वहीं पर ज्यादा मेहनत करवा देता है, वहां पर और ज्यादा अच्छी तरीके से ऑक्सीजन और मटेरियल को प्रोवाइड करवा देता है, ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से हो जाए। बात समझ में आ रहा है? कब बनता है? जब सेल डिवाइड होगा तभी क्रोमाटिन से क्रोमोसोम्स बनेगा, नहीं तो क्रोमाटिन ही रहेगा। एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, वो हायर क्लास में पढ़ोगे तभी समझ आएगा। टाइम हमको भी नहीं पता कितना टाइम लगता है, वो स्टडी हुआ होगा जरूर, नेट बाबा है उनसे पूछ लेना। हाँ, बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सोचो कितना आगे सोचता है। एक और बात बताता हूं, ध्यान देना मेरी बात को समझो। अभी हमारे बॉडी में क्या चल रहा है पता है? अभी हमारे बॉडी में क्या चल रहा है? हमारे सेल को पता चल गया है कि ये जो आंखों का जो पावर है ना, वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय होगा उसमें सब लोग मोबाइल और टीवी में ही फंसे रहेंगे, यानी मेरे आंख का ताकत को बढ़ाना होगा। अब जो आने वाली प्रोजनी होगी ना, आने वाला प्रोजनी, उसका आंख का पावर और ज्यादा बढ़ा करके दिया जाएगा। हाँ, यानी डीएनए को पता चल चुका है, यानी हमारे न्यूक्लियस को पता चल चुका है कि हमारी आंखें ना अभी की कंडीशन के लिए, देखो अभी हम लोग दादा के समय को देखो, तो दादा के समय पे जो आंख था, वो देखा कि अरे भाई ये तो ज्यादा मोबाइल वोबाइल चलाते नहीं है, आंख का जो यूज है वो नॉर्मली यूज कर रहे हैं। लेकिन अचानक से क्या हो रहा है? अचानक से हम लोग टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ाने के कारण क्या हो रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब जो है वो हमारे आंखों में बहुत ज्यादा स्ट्रेन दे रहा है। इसे देखो बच्चे का आंख खराब हो जा रहा है बहुत जल्दी, जबकि उसका आंख खराब नहीं होना चाहिए, जल्दी आंख खराब हो जा रहा है। मेरे तब मत देखो, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, समझ में आया? तो ध्यान देना, तो कहने का मतलब ये कि जब बच्चों का आंख खराब हो जा रहा है बहुत जल्दी, तो अब हमारा सेल समझ रहा है कि ये जो हम लोग का आंख का पावर है ना, वो सफिशिएंट नहीं है। वो बाहर एनवायरमेंट को देख लिया कि जिंदगी में रहेगा, टिकटॉक चलाएगा, मोबाइल चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, अलग अलग चीज चलाएगा, यानी मोबाइल में ही फंसा रहेगा। तो क्यों ना सबसे ज्यादा किसको प्रॉब्लम हो रहा है? आंख को, तो आंख का ही पावर बढ़ा देते हैं। तो आगे आने वाले समय पर देखना, आगे आने वाले समय पर हम लोगों का आंखों का ताकत बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हम लोग का हाथ का ताकत या शरीर का ताकत थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि इंसान ना फिजिकल वर्क कम कर रहा है, मोबाइल में ही ज्यादा है, फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं कर रहा है, इसलिए शरीर का ताकत थोड़ा कम कर दिया जाएगा। और वो ताकत कहां पर दे दिया जाएगा? आंखों पर, क्योंकि सब काम बैठे बैठे हो जा रहा है। जो काम मान लो मोबाइल रिचार्ज या फिर टिकट बुकिंग के लिए हम लोग पहले साइकिल उठा करके वहां तक जाते थे काउंटर तक, अब क्या हो रहा है? एक टच पर, मोबाइल का एक टच में है, इंसान सोया हुआ है, बेड पे ही है, और मोबाइल उठाकर क्या कर ले रहा है? मोबाइल रिचार्ज भी कर ले रहा है, टिकट बुक भी कर ले रहा है। तो जो सोचो उठ करके वो जाता इतनी दूरी, फिर वहां से आता, ये एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब एक तरह से आलस से ज्यादा हो रहा है ना? वही चीज हमारा बॉडी देख रहा है, हर चीज को देख रहा है।
जो जितना आराम करता है उसका बॉडी उसको और उतना आराम करने दे देता है, क्योंकि वो एक्टिविटी उसको पता है कि क्या एक्टिविटी चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, ओवरऑल मैं तुम लोग को यही बता रहा हूं कि न्यूक्लियस जितना तुम लोग सोच रहे हो ना, बस तुम लोग बता रहे हैं, जितना तुम लोग सोच पा रहे हो अपने सेल के बारे में उससे 4 कदम आगे है वो। अब बोल रहे तुम मेरे बारे में बस इतना ही जानता है, अभी तो और भी बहुत सारा चीज है ये तुम नहीं जानता। यानी जो तुम सोच रहे हो वो सोच भी यही बोल रहा है कि चलो सोचो, मेरे बारे में सोचो। समझ में आ रहा है? यानी पूरा का पूरा ब्रेन और सेल मिल करके हम लोग के साथ खेल रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उसको खिला रहे हैं, लेकिन नहीं, वही हम लोग के साथ खेल रहा है। वो बोल रहा है हाथ उठाओ तो हाथ उठाओ। अभी तुम लोग बैठे हो ना, किसी किसी को बोलने का मन कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे हैं। ये सब सेल और ब्रेन का खेल है। ये देखो, हम बोलेंगे फिर भी बोला ना, फिर भी बोला कि नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेल नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ब्रेन ऑफ द सेल है, यानी पूरा का पूरा कंट्रोल इसके अंडर में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं सेल का और कुछ बात। क्या लिखा हुआ है कि इट विल एग्जिबिट द मैच्योरिटी एंड द डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सही बात है। जो भी इसके अंदर जो भी काम कर रहा है, जो जितना काम हो रहा है, सब का सब हिसाब किताब इसके पास है। क्या मटेरियल गया, क्या मटेरियल आया, सारा इंफॉर्मेशन इसके पास। एग्जांपल के तौर बता रहे हैं ना, जैसे मान लो कि स्कूल में बच्चा जो भी कर रहा है एक्टिविटी, टीचर जो भी कर रहा है एक्टिविटी, प्रिंसिपल को पता रहता है ना। अब बात अलग है कि कुछ कुछ, जैसे एक और बात करते हैं, घर में तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सारी बातें आपकी मम्मी पापा को पता होता है। अब मुद्दा होता है या तो आपको डांट के समझा दें या तो आपके गलती पर पर्दा डाल दें। अगर आप कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, मम्मी पापा को सब पता है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आपके मम्मी पापा आपको बताएंगे या नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे इसका मतलब वो आप पे भरोसा कर रहे हैं कि बच्चा ये गलत काम मत कर, खुद से अपने आप को सुधार ले। और किसी किसी के मम्मी पापा के अंदर पावर बहुत ज्यादा होता है, तो बोलते हैं कि नहीं इसको सजा डायरेक्ट मारो। अब उसको मारना शुरू करते हैं ताकि वो सुधर जाए। हर बात मालूम है। एक बात बता रहे हैं, अभी तुम इतना छोटे में एक बात याद रखना, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, बात रिकॉर्डेड है लेकिन कितने साल तक रहेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम बता रहे हैं अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, तुमको ऐसा लग रहा होगा तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात बता रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा को ना तुमसे ज्यादा कुछ पता है। तुम सोचो ना कि बहुत सारी चीज छुपा ली है ना। एक एग्जांपल के रूप में मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सारे से को लगता है ना, नॉर्मल मैं बॉयज का एग्जांपल लेता हूँ, कुछ कुछ ऐसे बॉयज को लगता है ना कि मैं अगर मान लो कुछ टोबैको लेता हूँ है ना, सिगरेट लेता हूँ, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता होगा। बहुत लोगों को मम्मी पापा को पता हो जाता है, पता चल जाता है, लेकिन फिर भी नहीं रोकते हैं, ताकि क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर दो ही कंडीशन है, या तो उसको मार के ठीक कर दो या तो उसको उसी के काम पर छोड़ दो। समझ में? अल्टीमेटली इसलिए इस बात को समझना होगा। ये अगर तुम लोग मान लिए ना कि मम्मी पापा को नहीं पता है, हम आराम से उनके आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये समझ लो कि तुम लोग का उल्लूपन है, यानी तुम लोग को कुछ नहीं पता है। इतना बात याद रखना। अब इसका मैं प्रमाण पत्र लेकर नहीं घूमूंगा कि नहीं मेरा बात मानो प्लीज मानो, हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको पता है इतना कि सबके मम्मी पापा को उनका बेटा बेटी का हर हरकत पता है। थोड़ा सा भी हरकत में थोड़ा चेंजेस आएगा ना, तुरंत बोल देंगे बाबू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारी बात वो हम बताएंगे ना, तुम लोग खुद ही जानते होगे, बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरीके से हमारा सेल के साथ भी ऐसा ही होता है। सेल को भी सारा हरकत पता है कि कौन सा पार्ट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तुम घर में अगर कोने में बैठे भी हो ना, तो मम्मी पापा बोल देता अच्छा डिप्रेशन में हो, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम पढ़ता नहीं ना इसलिए। नेक्स्ट, और इसका लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही है कि ये क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। यानी जब नया सेल डिवाइड होता है तो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे सेल के साथ बांट देता है, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स फिर न्यू प्रोजेनी पर आता है और उनका फीचर्स को हम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि तुम घर में ही घुसा रहता है। ठीक, तो न्यूक्लियोलस के बारे में बता दिए, न्यूक्लियोपोर के बारे में बता दिए, न्यूक्लियोइड्स के बारे में बता दिए, न्यूक्लियोइड्स के बारे में बता दिए। अब हम लोग कल पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा आज पूरा, हाँ पहले प्रोटोप्लाज्मा पढ़ाएंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्मा पढ़ाएंगे। बहुत इजी है। प्रोटोप्लाज्मा का मतलब अभी अच्छा ही अभी बता देते हैं। प्रोटोप्लाज्मा मतलब क्या होता है, जब साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस मिलता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा, बस और कुछ नहीं है। ध्यान दो, साइटोप्लाज्मा
और न्यूक्लियस। अगर इन दोनों को जोड़ करके बोलना चाहते हो तो बोल देना प्रोटोप्लाज्मा। अगर मैं बोल रहा हूं ना कि यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मा है तो यानी हम पूरा साइटोप्लाज्मा की बात कर रहे हैं और न्यूक्लियस दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्मा। यानी प्रोटोप्लाज्मा की बात हो रही है। बात समझ में आया? तो कल थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्मा और पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर ही आएगा सेल ऑर्गेनल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहला वही है। ठीक है, ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना समझो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा नहीं है, अब 2 क्लास और लगेगा हमको ऐसा लगता है। हाँ 2-3 क्लास, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है सादिया, मेरी बात समझ में आई तुम्हें? यस सर। ठीक है, तो कोई डाउट है तुम लोगों को जी? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? सादिया तुमको कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में और आगे की पढ़ाई करते हैं। ठीक है।